किया उसने, बट ये चीज डाइजेस्ट होने में या फिर आईटी को मानने में शायद समय लगे। तो अभी का लॉजिक बस यही है कि थोड़ा सा अनक्लियर है कि ये पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा लेटर स्टेज में करेंगे बस। मतलब बात एकदम सीधी सी है कि अभी हम उस चैप्टर को थोड़ा डिले कर रहे हैं, तब तक पता चल जाएगा कि अगर कुछ नोटिफिकेशन आना रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये चैप्टर हट गया है या पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए बस होल्ड पे है। समझ में आई बात? इन केस अगर हट गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं हटा तो हम बस अपना टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं जो चैप्टर डेफिनेटली पता ही है सिलेबस के पार्ट। समझ गए बात को? अब जितना भी हमने काम किया है उसको वैसे ही छोड़िए फिलहाल, ठीक है। और जब भी अगर इन केस आगे सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा, कितने पेज की बात की थी हमने? 3 पेज। हाँ, तो जब स्टार्ट होगा ना तो वो 4 पन्ना निकाल के जब स्टार्ट होगा उधर चिपका लेना बाद में, ठीक है, और वहां से फिर स्टार्ट कर लेना। क्योंकि ये बताना कि आगे कितना पन्ना लगेगा, क्योंकि अभी तो चैप्टर मोरल स्टार्ट ही हुआ था, तो वो बताना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, समझ गए बात को? तो आप उसका ज्यादा हेडेक मत लीजिए। अब आप सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, तुम्हारे बैच में डिस्कशन लेवल 1 का नहीं हुआ अभी? पहले तो निकालो लेवल 1। बाकी सब में पूरा वर्कबुक डिस्कस हो गया। तुम्हारे में क्लास डिले हुआ है क्या? कब लास्ट क्लास कब हुई थी? कम क्लास लगी है क्या? हाँ, इधर आवाज किधर से आ रही है बताओ? हाँ बोलो भाई। हाँ करेंगे। नहीं लाया हो? क्या नहीं लाया? लाना चाहिए था ना। ये तो था ही ना कि डिस्कस तो होगा। नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट, बट वो दोनों काम करेंगे 50-50% टाइप। अरे छोटे, अरे यार तो क्यों ज्ञान दे रहा है उसको? वो नहीं लाया ऐसे ही दर्द में लग रहा है, और नहीं लाए तुम्हारी गलती है, ठीक है ना। प्यार से समझो, तुमने गलत तो किया है तो तुम भुगतान उठाओ इसका। ठीक, तो देखिए ऐसा करते हैं, सुनो भाई, पहले 1 घंटा का जो टाइम है उसको पहले हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर 7 बजे से हम डिस्कशन वाले मोड पे आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्लास लगता है कम हुआ होगा, लगता है, क्योंकि बाकी बैचेस में तो पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन कैसे रहेगा ये भी क्लियर। आप लोगों ने वर्कबुक पूरा बना लिया? नहीं सर। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? मेरा? ठीक है, करते रहना इंतजार। अबे चैप्टर खत्म हो गया ना अपना, चैप्टर खत्म, दुनिया का सब सवाल बनाओ यार। अब क्या इंतजार? ऐसा मुहूर्त निकलेगा क्या इस दिन आगे कुछ इधर पूजा उजा करके बोलूंगा हाँ शुभारंभ? ऐसे थोड़ी होगा। बनाइए, और अब तक बन जाना चाहिए आपका। और सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन जरूर मैं बता सकता हूँ। जैसे लेवल 1 के शायद 5 डीटीएस है ना सर। अब लेवल 1 में दम तो है नहीं, तो फटाक से 15 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। तो लेवल 1 5 डीटीएस इधर हो गया। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जेई मेन वाला जो पीवाईक्यू है, फिर जेई एडवांस वाला कर लेंगे। फिर लेवल 2 भी तुम्हारा टफ नहीं है, आसानी है, तो लेवल 2 भी ऐसे ही डिस्कस हो जाएगा। तो सीक्वेंस पहले लेवल 1, फिर पीवाईक्यू, और फिर तुम्हारा लेवल 2, ऐसा सीक्वेंस रखेंगे, ठीक है। बट ये सीक्वेंस में आप ऐसे ही समझ लेना कि ये डिस्कशन अगर एक क्लास में बैठ जाऊं तो आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा डिस्कस हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि इसके लिए इंतजार करना है कि एक क्लास में ये अगले क्लास में वो, बना के रेडी रखिए आप अपने एंड से। तो समझ गए? तो आज तो हम लेवल 1 का डिस्कशन कर लेंगे। जेई मेन वाला भी कर लें। कितने लोग हैं जो जेई मेन वाला बना के नहीं है? नालायकों, बड़ा गर्व हो रहा है हाथ खड़ा करते हुए। तुम बनाइए ना, क्यों इंतजार कर रहे हो? ठीक है, तो ठीक है, आज लेवल 1 का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सुनो, फिर तो नेक्स्ट क्लास में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों डिस्कस कर लेंगे। क्या ही है ना, क्या है, 2 ही वो है, डीटीएस जेई एडवांस वाला, ठीक है। अच्छा, आप अलग अलग रिसोर्सेज रखते होंगे बुक का, जैसे 44 ईयर या जो भी, वो ठीक है।
बट उसको क्या है कि क्लास में अलग अलग बुक लेके आएंगे तो डिस्कशन तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्लास में डिस्कशन का सोर्स तो एक कॉमन रखना पड़ेगा ना। आप क्या करिए, आप ऐसा करिए कि आपके जो वर्कबुक है उसमें शायद 2020 तक के क्वेश्चन दिए हुए, ऐसा ही है। तो 2020 तक वाले तो इधर से बना लीजिए, और 2020 के बाद वाला 21-22 वाला जो भी सवाल है वो सब आप नए वाले बुक से बना लीजिए, ठीक है। ऐसे करिए, ऐसे मत करने बैठ जाइएगा कि खोज रहे हैं ये वाला क्वेश्चन इधर मिला, 15 मिनट तो खोज ही रहे, नहीं मिला अब बना लेते हैं। इतना टाइम नहीं है भाई तुम लोग के पास, समझ रहे हो? तो टाइम बचाइए। सब वो क्लियर, ठीक है। तो लेवल 1 डिस्कस करने में तो समय भी नहीं लगेगा ज्यादा, लाओ निपटा ही देते हैं। इसमें DTS 1 हो चुका है ना, लाओ एक दो ना मुझे DTS दो, मतलब वर्कबुक दो वर्कबुक कहाँ पे, लाओ 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 इधर दो, एक दे देना मुझे। शांत हो जाओ भाई। और ये बताओ, लेवल 1 का DTS 1 तो हो गया डिस्कस ना, ये तो हो गया, एक कमी हो गई। अब आपको ऐसा फीलिंग आनी चाहिए चैप्टर एंड होने के बाद, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, ये लग रहा है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं अब, हाँ? क्योंकि चैप्टर में कॉन्फिडेंस अब आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं DTS 2 लेवल 1 डाउट डिस्कशन कैसे करेंगे ये भी सुन लीजिए। मैं क्वेश्चन का सीक्वेंस बोलूंगा यहां से यहां तक, अगर आपका डाउट है तो आप चिल्लाएंगे नहीं, सिर्फ हाथ खड़े करेंगे, मैं खुद ब खुद पूछ लूंगा डाउट क्या है, समझ में आ गया। अगर मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 to 10 बोल रहा हूँ, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, जैसे ही बोला 10 to 15 और एक हाथ खड़ा होता है और बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं मानूंगा वो अर्ध निद्रा में व्यस्त है, वो कुछ और सोच रहा है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपने डाउट ढंग से मार्क नहीं किया, या तो क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है आपका, या फिर ऐसे रैंडमली आपने कुछ भी पूछ लिया। तो ऐसा टाइम वेस्ट मत करिए क्लास का, क्योंकि समय की कमी ऐसी है, समझ गए। और जो भी डाउट है मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, डाउट को डाउट कंसिडर करने के लिए आपने तुरंत हार नहीं माना इस क्वेश्चन से। ये सब कंसिडर करते हुए अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सो DTS 2 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 16 से 20, 17 के अलावा कुछ और तो नहीं है। 17 a solution of two liquids boil at temperature more than boiling point of either of them, then binary solution कैसा है। तो तुम बताओ यार, जो हम जब एग्जिट्रॉप वाला बात कर रहे थे, तो जो पॉजिटिव डेविएशन था उसके लिए टेम्परेचर तो नीचे से जा रहा था ना, बॉइलिंग वाला कर्व प्लॉट कर रहे थे। जो पॉजिटिव डेविएशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो 1 atm से बहुत क्लोज है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका इफेक्टिवली कम रहेगा, नेगेटिव डेविएशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, उस हिसाब से आंसर दे दो, समझे क्या। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 25 बोलो। 24 और कुछ तो नहीं है। 24 a mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has vapor pressure of this at 300 Kelvin। तो 24 में क्या है, एक तो है इथाइल अल्कोहल, तो मैं इथाइल अल्कोहल को E लिख देता हूं, EA लिख देता हूं, प्रोपाइल अल्कोहल को PA लिख देता हूं। तो इनका जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर, मतलब PS दिया हुआ है क्या 300, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रोपाइल अल्कोहल ये रहा, इसका P0 जो है P0 PA ये है 200, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन मिक्सचर इज, इसका X जो है वो 0.375 है, अच्छी बात है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर कितना होगा, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। अगर ये इसका ऐसा है, ये XEA ऐसा है, तो XPA क्या हो जाएगा, 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.375 बोलो। और PS कैसे लिखते हैं, P0A XA P0 B XB। अब क्या क्या पता है अपने को पता है P0 A पता है, XA पता है, XB पता है, ये नहीं पता है, वो निकाल लेना है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 30, 27 28 और कुछ तो नहीं है। 27 28 दो आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ बताओ तुम। 26 बहुत लोगों ने डाउट पूछा है, पहले 26 की बात कर लेते हैं। 26 में बोल रहा है
ये दो सॉल्यूशन है H2SO4 के, ठीक है, और इनकी मोलैरिटी जो है X और Y है, और इनको दो बार मिक्स किया, एक बार V1:V2 में मिक्स किया, एक बार उल्टा मिक्स किया, ठीक है। तो मैं ऐसे दिखाता हूं कि मान लो H2SO4 का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये सॉल्यूशन जो है इसका मोलैरिटी एक बार X मोलर, एक बार Y मोलर। अब पहला सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें इसका V1 और इसका V2 वॉल्यूम लिया गया, मतलब इतने ml का रेशियो है, और दूसरे में ये V2 है और ये V1 है। बताओ ऐसा ही सिचुएशन है। तो जो S1 के करस्पॉन्डिंग मोलैरिटी M1 आई है, तो मोलैरिटी नेट मिक्सर में कैसे निकालते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 किधर गया? हाँ भाई, तुम क्वेश्चन पूछ के गायब मत हो, तुम्हारा सवाल चल रहा है, नहीं इधर देखना है, ठीक है। जो नेट मोलैरिटी है वो कैसे निकालते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2, ये वाला याद है ना? तो इधर इसकी मोलैरिटी X, इसका वॉल्यूम V1, मोलैरिटी Y, वॉल्यूम V2, नेट V1 प्लस V2, ठीक है। अब इधर S2 के लिए M2 क्या होगा? बताओ। X इस बार V2 हो जाएगा, Y V1 बाई V1 प्लस। अब क्वेश्चन में मुझे दिखता है कि M1 बाई M2 दिया हुआ और X बाई Y निकालना है, तो M1 बाई M2 दिया हुआ है, तो M1 बाई M2 के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से डायरेक्टली अगर M1 बाई M2 लिखूंगा तो ये V1 प्लस V2 चला जाएगा, X V1 प्लस Y V2 और X V2 प्लस Y V1। बताना। अब इस सेंस में लाने के लिए एक काम और करो, इन दोनों को V2 से डिवाइड कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा X V1 बाई V2 प्लस Y, और इधर हो जाएगा X प्लस Y V1 बाई V2। अब देखो ये M1 बाई M2 की वैल्यू दे रखा है 5/4, और एक V1 बाई V2 की वैल्यू भी दे रखा है X बाई Y। अब X बाई Y डालो और रीअरेंज कर दो, X to Y ही तो निकालना है, हो जाएगा। सर आंसर लेकिन अलग आ रहा है सर, आप यहाँ तक किए ना, तो M1 बाई M2 इक्वल्स टू, ये वहाँ तक हम पहुँचे थे, लेकिन सर उसके बाद पता नहीं क्या गलत हो गया, मेरा आंसर अलग। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या करना कि जैसे मान लो तुमको लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ रीअरेंजमेंट, तो वो तुम जहां सॉल्व किए लेके एक बार बाहर मिल लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो भी बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कैलकुलेशन में, सबको ये बात बोल रहा हूँ, ये आप थोड़ा सीरियसली समझिएगा। अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया है, सिर्फ कैलकुलेशन या स्टेप्स में कुछ दिक्कत है, तो आप जहां सॉल्व करते हैं उसको लेके आइए, जिससे प्रॉपरली पता चले कि आप गलती कर कहां रहे हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका है 27 पूछा था ना, 27 है, 27, 27 वाला कौन? 27। A और B आइडियल गैस है, मॉलिक्यूलर वेट A और B का 1:4 के रेशियो में है। अच्छा, तो Ma:/Mb का रेशियो 1/4, मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि Ma इज इक्वल टू, या 4Ma इज इक्वल टू Mb, ऐसे भी कह सकता हूं, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ A and B इज P ATM। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो P टोटल है या फिर PS है, उसकी वैल्यू दे रखा है P। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B मिक्सचर में क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, समझे? तो टोटल प्रेशर तो P है, क्या चाहिए बस? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना कौन सा बड़ा बात है? कुछ और कर दिया, कर लोगे क्या? ठीक है। 27 के बाद और क्या पूछा था? और कोई? 28 किधर है? हाथ, हाँ ठीक है। 28 में बोल रहा है कि ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ठंडा ठंडा महसूस कैसे हुआ? बाहर मान लो गर्मी का समय है और तुमने पानी में क्या मिला दिया? इसके हिसाब से चीनी मिला दिया और ठंडा ठंडा महसूस हुआ। होता है क्या? होता है। बस कल से गर्मी लगे, एक एक बोरा पानी वो लेके आओ, चीनी और एक बाल्टी पानी मिलाना, मुंडी को सेर लेना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठंडा ठंडा फील हो रहा है, विच एक्चुअली मीन कि वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में सराउंडिंग का हीट लेके वो हुआ है, जिसके कारण वहां पर हीट एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, तो छूने में थोड़ा कोल्ड टफ फीलिंग आता है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कह सकता हूँ ऐसा। एक्सो होता तो गर्म फील होता, ठीक है। अब एंडोथर्मिक के हिसाब से रिएक्शन बताइए, मतलब अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक ही हुआ, तो क्या जानना चाह रहा है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रैपिड होगा। एंडोथर्मिक का मतलब हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, कह सकता हूं।
तो हॉट कंडीशन चाहिए, और पाउडर्ड फॉर्म में यूज करोगे तो बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट DTS3 में क्वेश्चन नंबर 31 to 35 जल्दी हो तुम्हारा क्या है? 35 देखते हैं। 35 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सर्ट मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम, ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT बोलो। अब डेसीमोलर मतलब सबका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लग रहा है यहाँ पे ABC में तो पर्टिकुलरली, और टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला तो सेम मान लो। तो अब कहानी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? I पे। तो I पे काम नहीं बन पा रहा है क्या? बन जा रहा है। सर हमको आई निकालने में दिक्कत हो रही है। नहीं आया। नहीं आए थे, इतना बड़ा पाप। तो अभी तक तुम बैठे क्यों यार? एक बार आके मिल के दूर कर लेना चाहिए ना। अब तो फिर तो बहुत दिक्कत हुई होगी, बहुत जगह तो अटके होगे। बिना आई के तो जीवन बर्बाद है इस चैप्टर में। तो पहले तो तुम आई समझो आके, तभी कहानी होगा। ठीक है, लिख लिया नोट्स? झूठ तो नहीं बोल रहा? दिखा दे। आप नोट्स कॉपी नहीं ले रहे? सही भी नहीं ला। तो ये तो और बड़ा पाप किया तुमने। ऐसे मत करो, जब भी एब्सेंट होते हो पहले तो अगर आप एब्सेंट हो जाए तो एब्सेंट मत ही होइए। ये मैं बहुत दिन से समझा रहा हूँ यार। आप क्यों हो गया था वैसे? लू लग गया था, कुछ करो ना लगे ऐसा है ना? कहाँ गया था? लू लग गया था। हाँ, वो उसका कान में थोड़ा सा गड़बड़ है कान। तो आप एब्सेंट मत होइए, पहली प्रायोरिटी यही रहे। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी में अजीबो गरीब भी लग रहा है तो स्वेटर वेटर पहन के आ जाओ इधर। हाँ, कुछ भी मतलब क्लास मत मिस करो भाई, नहीं तो बहुत बड़ा भुगतान, फिर तो बुरा हालत है। और अगर मिस हो गया गलती से भी तो आपका धर्म है कि आप पहले नोट्स लिखेंगे, आपका धर्म है कि आप आगे पूछेंगे कि कब ये कवर किया जा सकता है। और आप अगर क्लास में आके ये कह रहे हैं कि ये मुझसे नहीं हुआ तो इसको फिर से क्लास में बता दीजिए, वो पाप है। ऐसा मत करिएगा। मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल इस चीज को टेक केयर करने के लिए, क्योंकि आपने गड़बड़ किया ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार जो आई वाला समझो पहले, तभी काम बनेगा। चलो इसके बाद कहां पे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे यार? 36 से 40, 39 तो और 35 का D, 36, 35, 39। हाँ ठीक है, रुक जाओ। एक क्वेश्चन आया, हाँ D ऑप्शन देख रहे हैं पहले। 35 का ही बोल रहे हो ना तुम? 35 का D ऑप्शन बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम B और C का मिक्स करो और फिल्टर करो। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करो तो याद करो, मैंने एक तरीका बताया था आपको कि अगर एक का पाई1 एक का पाई2 तो पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 से नेट निकालते हैं। इक्वल वॉल्यूम जब मिक्स कर देंगे तो V और V तो बराबर, तो पाई इंटू V प्लस जो भी पाई1 इंटू V और दूसरा पाई2 इंटू V और नीचे 2V, V कट गया तो पाई1 प्लस पाई2 बाई 2 हो जाएगा। अब कंपेयर करो, सोचो। ठीक है, 36 है क्या किसी का? 36 में बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अच्छा पहले तो इसमें समझ लीजिए, आप ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा कि जब मोलैरिटी दी रहती है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उसको मोलैलिटी मान सकते हैं। यहां पर कहानी वही है, आप ऑलमोस्ट इक्वल मोलैलिटी मान लीजिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और अगर मोलैलिटी मान लेंगे तो फिर तो RLVP किस में ज्यादा होगा, उस हिसाब से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सोच नहीं सकते? बताओ, हो जाएगा? आगे ऑप्शन C और D देखते हैं। हाँ, C और D और A। अच्छा, ये कुछ मोलर है ना? हाँ, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पहले तो हमें क्या चाहिए कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम किसमें होगा? जिसमें लोअरिंग कम हुआ है। तो I तो कम चाहिए ना मुझे, समझ रहे हो? I कम के लिए पहले H2SO4 वाला केस तो आउट हो गया क्योंकि इसका I ज्यादा है। मत कर भाई, ऐसे जब डिस्कशन चल रहा है आपस में मत डिस्कस करो। एक तो तुम I के बारे में ऐसे दर्द लेके पाले हो, तो ऐसे मत करो। अब बचता है NaCl। तो NaCl वाला जो केस है इसमें I दोनों के केस में 2-2 है, लेकिन मोलर और मोलर को जरा समझना। अगर कहीं लिखा हुआ है मोलर, इसका मतलब 1 मोल इन 1 लीटर क्या सॉल्यूशन, और 1 छोटू m, इसका मतलब 1 मोल इन
1 kg सॉल्वेंट, ठीक है भाई। अच्छा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन मान लो एक्वा सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगभग 1 लीटर सॉल्वेंट भी मान लेते हैं, लगभग है लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं है। बेसिकली ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है भाई। तो इसमें जरा समझो कि सॉल्वेंट लेस देन 1 लीटर होगा ना, और अगर मान लो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml टाइप हो गई तो ये 1 किलोग्राम से कम है, तो इफेक्टिवली ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम ऊपर वाला बन जाएगा। आप सोच लो, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज्यादा होगा उसमें तो वेपर प्रेशर कम ज्यादा फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी अगर इक्वल रहा तो जो मोलैलिटी वाला टर्म है ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट 39 बता रहा था कोई, 38 भी है, किधर है 38? हाथ खड़े करो। 38 में देखो, सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आईसीआरटी, ऐसी करते हैं आईसीआरटी। आई की वैल्यू से दिक्कत आपको बस होगी 1 और 2 वाले केस में, समझ रहे हो? 1 और 2 के लिए आई की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो आई सी इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल ऊपर आता है और वहां पे नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास का इनवर्स रिलेशन रख रहा है, उससे कंपेयर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट 39 किसका है? 39 में बोल रहा है, ये तो पहले आप जरा समझ लीजिए, 20 डिग्री गलती से लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको ये दिक्कत है कि ये टेम्परेचर का क्या, तो आप 25 ही मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 41 से 45, 41 टू 45 बोलो। 41 में बोल रहा है, अरे कुछ नहीं है इसमें, पहले तुम डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखा है 0.213, आई के एफ इंटू मोलैलिटी कर लो, ठीक है। आर्सेनिक का एटॉमिक मास जो दिया हुआ है वही यूज करो भाई, ठीक है। इधर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही यूज करोगे, ठीक है। अब आई निकाल लोगे यहां से, लेट से I2 आया तो S2 आंसर हो जाएगा, I3 आया तो S3 हो जाएगा। उस टर्म में कुछ आई का सेंस रहेगा, सॉल्व करके देखना, ठीक है। 45 तक और कोई डाउट तो नहीं? 43, ब्लड डू नॉट श्रिंक, नहीं, ब्लड सेल डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज, तो तुम ये एक एग्जांपल क्लास में तुम्हें वो बताया था ना, इंजेक्शन वाला एग्जांपल बताया था क्लास में? नहीं सर। बताया नहीं बताया? नहीं सर। अरे वो जब इंजेक्शन वाला नहीं बताया क्या? इंजेक्शन वो दे जो ऐसा बोला हुआ कि इंजेक्शन का जो डिब्बी है उस पर एक टर्म लिखा रहता है, नहीं? इंजेक्शन जब आप लेने जाते हो तो देखा है उसमें जो लिक्विड आपको इंजेक्ट करता है अंदर, उस पर लिखा क्या रहता है? कुछ भी ले लेते तुम लोग तो दे दो यार, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो वो थोड़ा डेंजरस है, वो जो लिक्विड है वो तुम्हारा मतलब जो भी तकलीफ है जीवन में वो ठीक कर रहा है, वो बात तो अलग है, लेकिन एक और चीज है, वो एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में देखना अगले बार से बहुत ही छोटे में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होगा, दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड। ये अगर नहीं रहेगा ना, अगर वो हाइपो या हाइपर हो गया तो अब पढ़ा है हमने, मूवमेंट हाइपो से हाइपर की तरफ होती है, तो हमने अंदर इंजेक्ट किया आरबीसी डब्ल्यूबीसी, फट गया तुम्हारा सेल, सेल के उन बाहर मेम्ब्रेन जो होता है वो एसपीएम की तरह काम करेगा। तुम सोचे थे मलेरिया ठीक होगा, तुम ठीक हो गए जीवन से तो वैसी सेंस में है। तो आपका जो सिस्टम है, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उसके आगे एक एसपीएम टाइप का मेम्ब्रेन रहता है ना, सेल के आगे मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ना, कब बना था जमाना, ठीक है। तो वही कहानी है। तो आप देख लो, अगर वो आइसोटोनिक नहीं रहेगा तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ना, समझ गए जिनका डाउट था। तो श्रिंक, जैसे देखो मान लो श्रिंक करने वाला बात करते हैं, श्रिंक करने वाला बात ऐसे होगा, ब्लड सेल श्रिंक नहीं किया, श्रिंक कब होगा ये सोचते हैं, श्रिंक तब होगा जब अंदर से चीजें बाहर फ्लो हो जाए, ऐसा ही, तो अंदर हाइपो हो और बाहर हाइपर हो। अब देख लो, आप समझ गए। और अगर हाइपर हो जाता है, ये भी सोच लो, उल्टा फ्लो हो जाता बाहर से अंदर, तो स्वेल भी नहीं करता है ये भी, तो ऐसा थोड़ी कि ब्लड सेल अंदर ही फूले जा रहा है या कुछ, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट DTS4, DTS4 में DTS4 क्वेश्चन नंबर 46 से 50, 47, 47, 46
पहले 46 मैक्सिमम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके अंदर होगा? तो लोअरिंग वाली जो कहानी है, फिर से आई वाला फैक्टर नहीं आएगा। जितना ज्यादा आई उतना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, उतना लोअर कर गया। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो RLVP वाला रिलेशन था, डेल्टा P बाई P नॉट आई मोल फ्रैक्शन ऑफ NVS, ऐसा है और कुछ नहीं तो I NV बाई NA जैसे भी लिखते हो। ये P नॉट तो कांस्टेंट है, अगर सॉल्वेंट से ये इधर चला गया तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो आ ही जाएगा ना। 46 के बाद 50 से पहले और क्या बोला था? 47 में मेरे पास 100% आयनाइजेशन दिया हुआ है और 4 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोएस्ट, ऐसा कुछ कह रहा है। तो फिर से वही समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट I KB और KF इनटू मोलैलिटी ऐसे करके, ठीक है। तो जो वेरिएबल टर्म है, एक तो I और दूसरा मोलैलिटी, तो जिसका I इनटू मोलैलिटी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना बात को? उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट देखना होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो I इंटू मोलैलिटी मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो किसका ज्यादा है किसका कम है, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो KB या KF तो सेम ही रहेगा। समझ गए? नेक्स्ट 51 से 55, 56 से 60, 52 फंस गया बच्चा, कहाँ था यार तू? 52 पूछा भी ऐसा चीज है जो क्लास में कराया हुआ है। 52 में हमने 1/P टोटल ऐसा एक इक्वेशन नहीं लिखा था, YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट इज इक्वल टू 1/P टोटल। 1/P टोटल वर्सेस Y जो लीनियर ही तो आता है। क्वेश्चन देखा है नहीं तो ऐसे रैंडमली पूछ दिया था। अच्छा ठीक है, अब 60 से पहले और कोई डाउट? 57 बोला कौन सा गलत है? कोई स्पेसिफिक में दिक्कत या सारा बताऊं? रुक जाओ पहले 57 होने दो। 57 में पहला ऑप्शन बोलता है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट हैविंग सेम आई एंड सॉल्वेंट। आगे बोल रहा है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। NVS ऐड करेंगे तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑरिजिन। ये तो गलत बात है, डी वाला। फिर से बोलना एक बार, PN ऐसे बोलो, और सॉल्वेंट का P नॉट लिख रहे हैं और सॉल्यूशन का PS लिख रहे हैं, तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट हो गया। अब बताओ। हाँ ठीक है, ये कुछ K वैल्यू देगा, बोलो माइनस का फैक्टर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा सिंक। नेक्स्ट 60 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फैक्चुअल कहानी है। मतलब पूरा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसमें फॉल करेगा, और ये चारों सॉल्वेंट है, ये चारों सॉल्वेंट है भाई। समझ रहे हो पहले क्या बोल रहा हूँ? सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट ऐसा आप सोचिएगा कि एक ही टाइप का सॉल्यूट, एक ही कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूट मिक्स किया गया। तो डेल्टा TF I KF इनटू मोलैलिटी वाला जो टर्म है उसमें I सेम हो जाएगा पहले, क्योंकि सॉल्यूट सेम, मोलैलिटी भी सेम, बचता क्या है? KF। जिसका KF ज्यादा उसका डेल्टा TF की वैल्यू ज्यादा। समझ रहे हो? अब KF पता तो रहेगा नहीं, मतलब KF सबका रट के तो नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो K, अब देखो इस क्वेश्चन में इसलिए कह रहा हूं फैक्चुअली, तो KF का एक फॉर्मूला भी है, RTF नॉट इनटू मोलर मास टर्म आता है, तो मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट मोलर मास भी पता हो तब ना, तो अगर क्वेश्चन में मोलर मास वाला फैक्टर आ गया तब तो कर दोगे, जिसका मोलर मास पता हो। लेकिन कुछ ऐसे आ जैसे कैम्फर का तो इन जनरल याद नहीं रहता बच्चों को, तो मैं वैसे बता देता हूं आपको। कैम्फर बहुत ही वोलेटाइल कंपोनेंट है मतलब कैम्फर सबलाइन कर जाता है, देखा होगा आपने उस क्या कपूर, क्या कपूर बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो मतलब बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा हीट कर दो जल्दी जाता। इसका KF की वैल्यू लगभग 39 के आसपास होती है, बाकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, पानी का 1.86 है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम इसी का है।
और आप ऐसे घबराइए मत कि आ गया एग्जाम में कभी ऐसे फैक्चुअल चीजें नहीं जाएगा अनटिल अनलेस कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ना दिया हो। आपसे केएफ का सबका याद रखने का एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता। आ जाइए आगे, उस 58 इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड किया गया है वाटर में एंटीफ्रिज के जैसा, ठीक है। तो देखो ऐसा लिखा हुआ जरूर है, बट इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐसा समझो कि ये एनवीएस है, ठीक। तो एनवीएस अगर है तो एनवीएस जब ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, लेकिन सबकी यूजेबिलिटी अलग अलग है। मतलब आप ठंड में फ्रीजिंग पॉइंट घटाने का काम करेंगे, बात को समझो। समझाया था ना क्लास में एक बार कि ठंड में जहां जहां बर्फ वाला सीन है वहां दिक्कत होता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का काम तब होगा जब हाइयर टेम्परेचर की बात होगी, तो वो तो समर की कहानी है। यूजेबिलिटी के हिसाब से ऑप्शन बना दिया है, वैसे इन जनरल बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, मतलब कहानी वही, समझ गए क्या। DTS 5 क्वेश्चन नंबर 61 to 65, 66 to 70। अच्छा, एक 66 को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है सबको। 66 में बात को समझिए, देखो क्या है, मैं एक बार समझा देता हूं, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी समझ तो लीजिए ही। जब हम ये लिखते थे P0 माइनस PS बाई P0, इसको हमने IXNVS लिखा। अब XNVS से N अपॉन N प्लस N। अब देखो I का जो फैक्टर है क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल किसके चेंज हुए हैं, सॉल्यूट के चेंज हुए हैं ना। तो इफेक्टिवली इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, मतलब सॉल्वेंट में I मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारा सारा ही सॉल्यूशन डाइल्यूट है, समझ रहे हो, हमारा सारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N प्लस N हो या IN प्लस N हो, इसको लगभग हम N ही मान सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यही चीज आप एनसीईआरटी देखेंगे या अपना मॉड्यूल देखेंगे, उसमें यही काम कर रखा है, IN/N लिख देता है जाके, ठीक है। तो इधर ये वाला अजम्पशन हो गया थोड़ा सा, और इससे I निकालेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अगर I निकालने का काम करना है तो सबसे बेस्ट तरीका इस RLVP वाले को छोड़ के बाकी किसी को यूज करना। जैसे बोला था ना, मोलर मास डिटरमिनेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर वाला तरीका सबसे अच्छा होता है, वैसे ही इधर का कहानी है, ठीक है। बाकी आप ये वाला बात जो मैंने लिखा है, ये आप कहीं पे या फिर अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं कि कहानी इस तरह से होती है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं है इसमें, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बच्चों को पहले बताते ही नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात इससे ना हो, बट ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। 64 पीछे कैसे चले जा रहे हो यार, 64 में कौन सा, रैंडमली इतना सारा है यार, बताओ कौन सा। सी में पॉलीमर इन वाटर डाला, पॉलीमर ऑर्गेनिक सिस्टम है, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में यूजुअली पानी में आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, उस हिसाब से सोचो। 71 से 75, 72, 73 और 75। 72 which one of the following statement given below concerning the property of solution describe a colligative effect। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शुद्ध जल जो है वो घट गया, घटता तो नहीं है, ये तो झूठ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेज बाय एडिंग नाइट्रिक एसिड। देखो भाई एक बात समझो, जब नाइट्रिक, आपको कंफ्यूजन शायद इसी में ही होगा, जब नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो ये बात सही है कि वेपर प्रेशर नेट सॉल्यूशन में घट जाता है, बट दिस इज नॉट ड्यू टू कॉलिगेटिव इफेक्ट। ये इसलिए क्योंकि वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन बन जाता है। HNO3 प्लस पानी बताया था, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी फिर मेरे ख्याल से आप दूसरा कंपोनेंट फिल्टर कर सकते हैं। 73 में बोल रहा है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन, इसमें क्या दिक्कत हो गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के लिए जनरल तरीका भी आपको बताया था, एग्जाम्पल ही बताया था, और ये भी बोला था कि एनसीईआरटी वाले एग्जांपल भी एक बार देख लेना, उससे बाहर नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लीजिए। और क्या बोला, और कुछ 75 वांटो फैक्टर एक्सप्रेस किससे किया जा सकता है, तो आपको किसमें दिखा, जैसे पहले ए ऑप्शन है, बोला रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF, ठीक है। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, IKF इंटू मोलालिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू कुछ रहेगी, तो दोनों का डेल्टा TF का रेशियो लोगे तो I बच जाएगा ना, ठीक है। वही कहानी हो गया लेवल 1। चलो पकड़ो।
नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है? नहीं आप मेंस एडवांस सब कर लो यार। हाँ करूंगा भाई। अच्छा अभी पूछ रहे हो क्या? अभी तो बहुत लोगों ने किया ही नहीं ना, तो अभी रहने दो फिर। नेक्स्ट क्लास में मेंस और एडवांस दोनों बना लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होता है वो बड़ा लंबे समय के बाद हो रहा है, तो टाइम तो खूब सारा है। आपको शेड्यूल मिला इस वीक में और क्लास है क्या? अलग ही सीन चल रहा है थोड़ा, ठीक है तो बहुत सही। तो खाली फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? जीओसी खत्म हो गया? बस खत्म हो गया। एरोमेटिसिटी पे चलिए काम करते हैं। मैथ्स आपको कौन पढ़ा रहे हैं? M12 कौन नहीं पढ़ा रहा है? बीमार ठीक है चलो। मतलब पैसे की बात कर ले, लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दो। बहुत ही मजेदार चैप्टर। इस चैप्टर का सेंस समझो और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझिए। पहले तो ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन से बड़ा चैप्टर है। और ये भी बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के लिए पुराने किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत है, जिसमें थोड़ा सा जरूरत इसमें ही पड़ा था अपना सॉल्यूशन में। डेल्टा जी का जनरल सेंस, हल्का फुल्का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करने का जरूरत भी पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा, आयनिक इक्विलिब्रियम में दो चीजें। पहला, पीएच कैलकुलेशन स्पेसिफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब वीक एसिड वगैरह के लिए, ठीक है। बफर वगैरह भी रिवाइज कर लीजिएगा, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनके पीएच निकालने के जो तरीके थे। दूसरा, सॉलिबिलिटी में जो केएसपी वाला जो फंडा था वो भी आएगा। मतलब ये चैप्टर आयनिक से बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर क्वेश्चन बनाता है और इसलिए आईटी को बहुत पसंद है। एकदम मजा आ जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है वो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स होता है और मतलब दूसरे लोगों के टर्म में बात करें तो बहुत ही टफ सवाल बनाते हैं। टफ सवाल ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कहानी बहुत सिंपल, आपके फंडे क्लियर है तो मजा आएगा बस बनाने का। तो बहुत मजा आता है इसके क्वेश्चन बनाने में, स्पेशली जब आईटी पूछता है। और एक और चीज, एन फैक्टर का जो फंडा रिडॉक्स में था वो भी जरूरत है, ठीक है। ये मैं पहले बता दे रहा हूं कि आप अपना उसी के हिसाब से कहानी तैयार करते रहिएगा। समझ रहे हो बात को? बोलो भाई, ठीक है ना। तो जो भी रिवीजन का पार्ट है वो कर लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, और टाइम भी एक वीक में एक ही क्लास हो रही है, तो फिर तो कहानी अलग है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या क्या है ये अभी मैं लिख देता हूं, और उसके बाद इस चैप्टर का जनरल सेंस समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेनियल सेल पढ़ना है। डेनियल सेल, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड, इट्स टाइप्स एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आएगा नर्स्ट इक्वेशन।
Nernst equation for various electrodes, ब्रैकेट में लिख लेना हाफ शेल एंड कंप्लीट शेल। फिर है इलेक्ट्रो, या इससे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट्स, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तीसरा है NERNST, N साइलेंट होता है, नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको नर्नस्ट इक्वेशन मत पढ़िएगा, कभी भी बच्चे आते बोलते सर नर्नस्ट इक्वेशन नहीं समझ है, फिर मैं सोचता हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर पहले तो हम, या उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ऐसा लिख देते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशन, और अब लिख लेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बेसिकली दो पार्ट के बारे में बातें होंगी। पहला पार्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर बात होगी फैराडेज लॉ, और यहीं पे रेडॉक्स वाला थोड़ा सा लॉजिक यूज में आएगा। इसके बाद लिखना भाई, गुफ्तगू करने के लिए थोड़ी कहता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्शन एंड कंडक्टिविटी, and then we will have conductometric titration, और लास्ट में पढ़ेंगे बैटरीज फ्यूल सेल एंड कोरोजन। मात्र इतना है ये चैप्टर। बड़ा है चैप्टर, मैं पहले ही कह रहा हूँ, और इसलिए इससे क्वेश्चन मस्त आते हैं। जे एडवांस तो कभी ऐसा नहीं हुआ जो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। ऑल ऑफ दिस, ये सब सुनहरे चैप्टर हैं जेई के सिलेबस के, जिन्हें बहुत ही मजा आता है, एकदम जबरदस्त। मतलब इसके क्वेश्चन बना के एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे सवाल आते हैं कभी कभी इसके अंदर, जब लगता है कि हाँ एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कंसिडरेबल पढ़ रहे हैं। नहीं तो जेई मेन और नीट जैसे एग्जाम में तो कुछ बचा ही नहीं। नीट तो बहुत ही बेकार है, मतलब जेई में तो नहीं, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी हो गया ना, लेकिन उससे उधर फाइट अलग है, उधर नंबर ज्यादा स्कोर करने पड़ रहे हैं इसी कारण। और ऐसा नहीं मैं पार्शियल होकर बोल रहा हूँ, मैंने नीट के भी टॉप बैचेस पढ़ाए हैं, तो ऐसा नहीं, उनको भी यही बोलता था जाकर। तो ऐसा कुछ बच्चों को विश्वास होना चालू हो गया, तो बच्चे 700 टाइप नंबर लाने लगे। तो इसका पॉजिटिव साइड भी होता है, जिसके नंबर नहीं आते वो तो नेगेटिव ही सोचता है। जे एडवांस तो मतलब अच्छा है, मुश्किल कहेंगे क्यों फालतू में टेंशन बढ़ाना, ठीक है, मतलब अच्छा रहता है, मजा आता है क्वेश्चन करके, बहुत मजा आया। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं भाई, एक आसान और एक में मजा है।
और कुछ नहीं होता। और आगे कुछ और लग रहा है, मतलब तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है तभी, तब तुम क्वेश्चन का मजा नहीं ले पा रहे, क्वेश्चन तुमसे मजा ले रहा है। हो गया, मिटाऊं? जल्दी जल्दी लिखो भाई। कुछ कहो? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कोरोजन, जंग लगने वाला। फ्यूल सेल पे आजकल बहुत काम हो रहा है। टेस्ला अपने बहुत सारे कार में इसका इस्तेमाल कर रहा है। बैटरी तो आप जानती हैं, कमर्शियल बैटरी का इस्तेमाल कर रहा है। कोरोजन तो समझते होंगे, जंग तो लगी जाता होगा तुम लोग, पुरानी चीजों पे जंग लग जाता होगा तुम्हारा, याद नहीं रहता होगा। 11th में जंग लग गया। जंग लगने के लिए एक बार पहले पढ़ना ही पड़ता अच्छे से। तो हाँ भाई बोलो, बेटा दो। देखिए, अब इस चैप्टर का सेंस समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में करना क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 पार्ट कि इस सेंस में दिया गया है। ये सेंस रख रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर इसका सेंस केमिकल एनर्जी से है, जो आएगा बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो थोड़ा कई बार एक्सो एंडो वो सब कहानी तो चलती है। बहुत कम केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उसमें डेल्टा एच 0 होता है, जो आइडियल सोल्यूशन वाली कहानी है। ऐसे बहुत कम होते हैं। सच्चाई में तो आइडियल सोल्यूशन कुछ होता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रहता ही है उसके अंदर, लेकिन नियर बाई मान लेते हैं। अब देखो, अगर देखो समझो, लिखने लगते हो तुम लोग, क्या लिख रहे हो इसमें? पहले अच्छे से समझो तो, मतलब कुछ भी इधर लिख रहे हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये भी पता होगा अगले बार मैं क्या लिखने, और जैसे ही इधर जाता हूँ एकदम लिखने लगता है, कुछ पता नहीं क्या लिखता है। जब बोलो लिखने के लिए तब लिखो ना यार, मतलब क्या लिखोगे इधर, मतलब समझो यार। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन ही इस चैप्टर में करना है। ठीक है, मतलब ब्रॉडली अगर बताऊं तो इस चैप्टर के 3 पार्ट है। पहले पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, दूसरे पार्ट से इसका उल्टा करेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक तीसरा पार्ट भी है जिसमें कंडक्टिविटी और उससे एसोसिएटेड टर्म के बारे में बात करनी है। कंडक्टर अच्छा कौन होता है, कौन सा टर्म है जिसके लिए कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, वो सारी बातें। तो पहले बात सोचते हैं कि अगर मान लो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें समझ में आ रहा है बिजली जरूरत है। बिजली तो काफी चीज है, लाइट चली जाती तो गुस्सा आया था तुम लोग को, तो इलेक्ट्रिसिटी तो इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन इधर वैसा यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो ये जो कन्वर्जन होगा ये मान लो एक सेटअप के अंदर हो रहा है, एक मशीन है जो ये काम कर रही है, रफली ऐसे समझो। वो मशीन को ऑपरेट कराने के लिए भी कुछ पैसा लगेगा ना, उसके अंदर रॉ मटेरियल या जो प्रोसेस कराने के लिए भी कुछ पैसा लगेगा। तो इंडस्ट्री का सीधा सा फंडा होता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल है तब काम करेंगे, नहीं तो सब खत्म, कुछ मतलब नहीं है। इधर वैसे रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे, तो जो रिएक्शन करवाने में आपके बहुत सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। मतलब सिंपल टर्म में, थर्मोडायनेमिक टर्म में बात करें तो हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी नेगेटिव वाला रिएक्शन। वो रिएक्शन हो जाता है ना, उसको कराने के लिए तुम्हें थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो हम रिएक्शन ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे जिस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा हो। अभी तो थोड़ा सेंस दे रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये रिएक्शन
ऑटोमेटिकली टाइप का हो रहा है, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और इसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दी। ठीक, ये काम जो करेगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तरह का जो मशीन के बारे में बात कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसे सेल होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, तो एक पहले बार ही क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा काम है इधर से इधर, ये भी काम करना है इसमें। मतलब इस बार बिजली के मदद से केमिकल एनर्जी कन्वर्जन, मतलब केमिकल रिएक्शन करवाना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली महंगा, बहुत महंगा, मतलब ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो अगर, तो पहले तो केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जनरेट कर रहा होगा, क्या लगता है? नहीं तो फालतू में थोड़ी खर्च करोगे तुम इलेक्ट्रिसिटी और अपना अमाउंट। तो पहले तो हम वैसे रिएक्शन को करवाने की कोशिश करते हैं जिसका इल्ड या जिसका प्रोडक्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो। समझ गए? और छोटे लोग, तुम लोग क्या समझ रहे हो? मजा बहुत आ रहा है, लेकिन पेन गिर गया। पेन गिरने में इतना मजा थोड़ी आता है। तो कुछ मजा आया होगा फिर पेन गिरा होगा। चलो ठीक, आ जाओ आ जाओ। जब काम की बात चले तो इधर से मजा लो ना, उधर क्या चल रहा है। फिर देखो, आते हैं वापस। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा यूजफुल प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी तो पैसा खर्च करने का मतलब बनता है, पहली चीज। दूसरा चीज ये कि ये वैसे केमिकल रिएक्शन होंगे जो अपने आप नहीं होते होंगे। जो रिएक्शन अपने आप ही प्रोडक्ट देते, उसके लिए फालतू का क्यों एनर्जी लगाएंगे भाई? मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। मतलब ये थोड़ा सा नॉन स्पॉन्टेनियस यूजफुल प्रोडक्ट वाला रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो सेंस बनता है कि बिजली की मदद से आप कन्वर्ट करिए। और ये काम जो करता है सेटअप, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आप देखेंगे इस चैप्टर का जो लिस्ट मैंने आपको लिखवाया है, उसकी शुरुआत तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हुई है, फिर एक टाइम के बाद फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी चलती है। तो जैसा मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर में मान लो 40% पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल, 40% पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक और 20% में कंडक्टिविटी वगैरह का डिस्कशन है। समझ गए बात को? हाँ, लिखो इसको, बनाओ ऐसे। अब बनाओ, आप थोड़ा सेंस है इसको बनाने में। बनाते टाइम लिखने बोलने की जरूरत नहीं भाई, लिखने पे फोकस करो, जल्दी जल्दी करो। टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। देखो, फोन की बैटरी का काम जो है ना, इधर हम बैटरीज के अंदर पढ़ेंगे वो फोन की बैटरी, या फिर ऐसी बैटरी की बात जो रिचार्ज हो जाती है। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी की कहानी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, करेंगे उसके बारे में।
ओवरऑल बैटरी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक बैटरी प्राइमरी बैटरी होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है, जो एक बार यूज कर लिया फिर फेंको, कोई काम का नहीं है। लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी डिजाइन की गई हैं जिनमें रिएक्शन को रिवर्स करने की टेंडेंसी भी है, वही होती है आपके रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, इसमें पोलैरिटी बदलती है, देखेंगे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कहना चाहते हो दोनों करती है, मतलब एक सेंस में कह सकते हो। हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। टाइटल डाल लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो एक लाइन पहले लिख लेते हैं। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल सेटअप which is used to convert chemical energy into electrical energy, आगे लिखे। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट this cell is used to generate electricity. This cell is used to generate electricity with the help of certain spontaneous reaction. With the help of certain spontaneous reaction. With the help of certain spontaneous reaction. देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करनी पड़ती है, मतलब आपके घर में बिजली किधर से आ रही है? कहाँ से? पोल से। और पोल पे कहाँ से आती है? अरे कहाँ से आती है? तार तो ट्रांसफर मोड है, कोयला से आती है। पोल इज कनेक्टेड टू कोयला। ट्रांसफॉर्मर, अबे तुम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहा है अभी? कौन सा चैप्टर चल रहा है? ठीक है, थोड़ा और पढ़ लो, ऐसे वाहियात आंसर नहीं दोगे। ट्रांसफॉर्मर से बिजली आती है। ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ एक काम है, एसी और डीसी का इंटर कन्वर्जन। छोड़ो फिजिक्स थोड़ी पढ़ाऊंगा। तो अब जरा समझो, ये जो है बिजली का सोर्स है, ये इतने बड़े लेवल पे हम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा होगा। ये रेगुलर प्रोडक्शन, जैसे बिहार के इस रीजन में बिजली कहाँ से आती है? औरंगाबाद में क्या होता है? अबे जगह नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब डैम से, मतलब किधर बिजली प्रोडक्शन के टेक्निक्स क्या क्या है? जैसे कह रहे डैम में एक हो सकता है, कोयला को बर्न करके, और बताओ पानी वाला टरबाइन रोटेट करके। स्वदेश ज्यादा देख लेंगे तुम लोग। और विंड मिल वाले से, तो सोलर पैनल भी है। इस तरह के अलग अलग तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बट इंडिया में मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स थर्मल पावर प्लांट है।
जो कोयला बर्निंग या जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। इस रीजन में तो थर्मल पावर प्लांट ही मोस्टली काम करता है, और इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो थोड़ा इस डायरेक्शन में काम करती है। जो डैम वगैरह या फिर टरबाइन वर्बाइन वाला जो कह रहे हैं आप, वो हाइड्रो पावर वाला कॉन्सेप्ट है। एनएचपीसी भी एक कंपनी है गवर्नमेंट की जो इस पे काम करती है। सब बहुत ही अनप्रॉफिटेबल कंपनीज है, मतलब एकदम लॉस में चलते रहती है, जी जीवन चलते रहता है। इस तरह की एक कंपनी में मैंने कुछ टाइम काम किया था। नहीं, सरकारी में कोई दिक्कत नहीं है वो सब चीज, लेकिन जीवन में मोह माया उठ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब हम ये समझे कि बहुत बड़े लेवल का जो मास प्रोडक्शन होता है उसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उधर भी सोचो कि अगर कोयला बर्न किया है, कुछ भी किया, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेट हुई है और उसको बाय एनी मेथड आप कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इधर जो बर्निंग प्रोसेस रहा उधर कोयले वाला, वो जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, हम उतने बड़े लेवल पे अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम लैबोरेटरी सेटअप की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, जिसमें लैब में ये थोड़ा सा करके तो देखें। तो उधर कोयला बैठ के नहीं जला रहे, उधर हम एक ऐसे रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले तो वो जो आसानी से हो जाए, ठीक है, क्योंकि कराने में मेहनत ज्यादा ना लगे। और उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन आसानी से हुआ। दूसरा ये समझो कि तो कैसे समझोगे, तो एग्जाम्पल समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा समझो। देखो, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम हुआ था तो शुरुआत कैसे हुई ये समझाना चाह रहा हूं मैं। अभी कुछ लिखना मत तुम। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जिंक रॉड को डिप किया गया, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है इस चीज के लिए, ठीक। जिंक और कॉपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या फिर आप ये सोचिए कि जिंक या कॉपर में रिएक्टिविटी के टर्म में ऊपर कौन आता है, ये तो पता होगा ना भाई, जिंक ऊपर आता है, कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे है। ये सब तो 9-10 में पढ़ लेते हैं ना। जब ऐसे डिप करके छोड़ते हैं, अच्छा, एक्वस कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, इसका कलर कैसा होता होगा? ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं इसके क्रिस्टल वर्जन को, ब्लू कलर मान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लू कलर है। और जब इसमें डिप जिंक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन की गई। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी ये देखिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिला कि ये जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ब्लू कलर वॉज फेडिंग। और देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो जिंक रॉड है ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी टाइप का कुछ मिल रहा है। और ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, थोड़ी देर बाद टच किया गया, तो इसका वॉल काफी गर्म दिखता था, जिससे, और इवन ये चीज आप थर्मोमीटर डाल के मेजर भी कर सकते हो। अगर ये मान लो थर्मोमीटर है तो इसके अंदर दिखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ये सजेस्ट करता है कि रिएक्शन कैसा रहा होगा, एक्सोथर्मिक रहा होगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखा जिसके अंदर हीट बाहर निकल रही है, एटलीस्ट इतना सोच सकते हैं। अब रिएक्शन बेस्ड अगर सोचना चालू करें तो हुआ क्या होगा इसमें, जिंक सॉलिड को एक्वस कॉपर सल्फेट में डाला और प्रोडक्ट में जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बन जाता है, और कॉपर जो है इसका पीपीटी मिलता है, यही है ब्राउन पीपीटी या रेडिश कलर का, है ना। और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट कम हो रहा है तो ब्लू कलर धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और केमिकल टर्म में समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, देखो, जिंक अभी 0 पे था, कॉपर +2 पे था, ये आता है, ये बोलता चल निकल ले भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये यहां से यहां जाने के लिए +2 में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। एक तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन कह सकता हूं। अब ऐसा कुछ होने के बाद पहला इंप्रेशन तो ये था कि कोई रिएक्शन है जो रिएक्शन एनर्जी जनरेट कर रही है,
और ये रिएक्शन करवाने के लिए कुछ हेडेक नहीं लिया, बस जिंक को अंदर डाल के छोड़ दिया, अपने आप हुआ ये रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सो है, साथ ही साथ डेल्टा जी जो है इसका नेगेटिव भी है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन से एनर्जी निकल रही, पहले ये समझ में आया। अब उस एनर्जी को किसी तरह से हम ऐसे इस्तेमाल कर ले कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, ये अपना टारगेट है, समझ पा रहे हो। तो वो टारगेट लोगों ने अलग अलग तरीकों से अचीव किया है। हमें जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो पहला जो अटेम्प्ट था ये काम करने का, जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट का वो डेनियल नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। तो डेनियल सेल करके एक सेल पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में या फिर जेईई के सिलेबस में डायरेक्टली है। वो कैसे इस चीज को टेक केयर करता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसी को लिख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बना लो, टेंशन मत लो, सब टाइम वेस्ट होगा। हो गया? जल्दी कर भाई। अभी तक लिखो। 1 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं रुकूंगा। लिखो। ये थोड़ी कहा था 1 मिनट से 1 सेकंड कम रुक सकता हूँ। रुक तो पहले कभी भी सकता हूँ। अरे बेसिक लेते हैं, इतना स्लो स्लो लिखता है। वो सब ज्यादा डायग्राम बनाने में ज्यादा समय वेस्ट मत करना, आराम से ऐसे फटाफट बना। तुम्हें लोग प्यार बहुत करते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन, तुम क्या क्या कर सकते हो। In above case, we can see that. In above case, we can see that.
That's your problem, beta. That's your problem. In above case, we can see that energy is released because of energy is released because of energy is released because of because of an exothermic reaction which is spontaneous, because of an exothermic reaction which is spontaneous, ठीक है. Various methods were devised in order to use this energy to convert into electrical energy. Through an instrumental setup known as electrochemical cell. अगला पॉइंट. The first successful attempt was made by John Daniel. The first successful attempt was made by John Daniel. And his cell was known as Daniel cell. देखिए, अभी पर्टिकुलरली हम जो बात कर रहे हैं इस सेटअप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के फॉर्म में कैसे यूज करें, इसके डायरेक्शन में बात हो रहा है. और बहुत सारे तरीके निकाले गए हैं, बट जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेल का नाम है वो है डेनियल सेल. तो आपके एनसीईआरटी में कहानी या जेई सिलेबस में डेनियल सेल है. डेनियल सेल लिखा हुआ रहे या इन जनरल कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे. वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक जनरल टर्म, या फिर वोल्टाइक सेल लिखा हुआ रहे. बट ये मैं ऐसा लिख जरूर रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, डेनियल सेल एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. ठीक है, सबसे पहले तो आप यही बात लिख लीजिए कि बाद में बच्चा दिमाग खराब कर देता है कभी. लिखो, डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हाँ, पहला पॉइंट ये लिख लो, डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Daniel cell is a type of electrochemical cell. अब देखो इसके पीछे इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि कैसे काम करेगा, हमने देखा पिछले रिएक्शन में एक एक्चुअल जो सेटअप बनाया उसमें एक रिएक्शन हो रहा है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ऐसा ही हो रहा था ना. और लकीली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक था जिससे एनर्जी बाहर निकल रही थी और उसी एनर्जी को हम यूज करना चाह रहे हैं. तो कैसे यूज कर रहे हैं, इसके पीछे का जो माइंड मैप है उसका उसने क्या सोचा वो समझिए. वो ये सोच रहा है कि ऐसा करते हैं कि ऑक्सीडेशन का काम एक अलग जगह करते हैं और रिडक्शन का काम एक अलग जगह करते हैं. इससे क्या होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है उधर तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ऑक्सीडेशन ही होता है, और दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बनी हुई है.
अब इस दोनों जगह को हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है ना। तो मान लो उधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पर जो है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उधर जैसे ही देखा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये तो पूरा रेडी है, दे दो मेरे को इलेक्ट्रॉन। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, जिसके अक्रॉस ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाएगा इधर से इधर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? ऐसा ही सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह ऑक्सीडेशन अलग कर दें, एक जगह रिडक्शन अलग कर दें, और दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें। लिखिए अगला पॉइंट, Daniel performed the oxidation and reduction. Daniel performed the oxidation and reduction in two separate containers. And connected them with a conducting wire. ठीक। अब ये सेटअप देखने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ है। देखो मैं यहाँ पे एक पूरा सेटअप बनाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे होने वाला है। ये सेटअप काफी जगह लेगा, तो आप अपने कॉपी में एक अच्छे से बड़े जगह में एक फ्रेश पेज में बनाइएगा, और छोटा छोटा पिद्दी सा मत बना देना, क्योंकि बहुत कुछ होगा इसके अंदर। इसलिए ऐसे बनाइए कि जिसमें पूरा प्रोसेस आपको समझ में आए, ठीक है। और पहले मुझे बना लेने दीजिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। देखो कहानी क्या है। इसने क्या किया कि एक कंटेनर ऐसे लिया, जैसे अभी क्या समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन अलग कराना है और रिडक्शन अलग कराना है, ऐसा ही है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा था? अबे कौन कर रहा था पिछले केस में? जिंक कर रहा था ना। जिंक Zn से Zn+2 बना, ये तो पता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो एक कंटेनर में क्या किया कि एक जिंक रॉड लिया, और उसको डिप कर दिया अपने ही एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट में। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, अकेले वो आयोनाइज नहीं होता कभी। मतलब अगर आप HCl भी ले लेते हैं, HCl वैसे आपको डराया था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब बहुत ही खतरनाक, शरीर पे गिर गया जला देगा और ये सब। तो HCl कुछ नहीं, HCl कॉन्सेंट्रेटेड छोड़ो, पाउडर्ड फॉर्म में ले लेना, मतलब उसका पेलेट्स आते हैं ये व्हाइट कलर का, उसको पूरे शरीर में लगा लेना, कुछ नहीं होगा। उसका नहा लेना, एकदम मन फ्रेश, तन भी फ्रेश, लाल हो जाएगा। और क्या चाहते हो? तो जिंक को जब ZnSO4 में डालते हैं, सुनो रे छोटे लोग, सुनो, जिंक अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा अनटिल अनलेस आप उसको एक्वस सॉल्यूशन या उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। ये चीज पता नहीं 9-10 में समझाई जाती है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, 9-10 में तुम लोग तो अनपढ़ गवार हो, कहाँ कुछ फर्क है जैसे बताते हो। कोई बात नहीं, अभी ये समझिए, ये कोई भी मेटल है, जब भी मेटल को उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अगर मेटल को आप वैसा इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो बैठे बैठे लूज नहीं करेगा भाई। जैसे कॉपर वायर है, उधर थोड़ी है कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते रहता है, एकदम उसके नजदीक जा तो वाह इलेक्ट्रॉन मजा आ गया। तो जैसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तब ना इसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बिना कुछ इसको किसी ना किसी इन्वायरमेंट में रखे हुए इसका इलेक्ट्रॉन यूज में नहीं आएगा। तो जिंक को ZnSO4 में डिप किया, और दूसरे साइड एक कंटेनर लिया है जिसमें आप थोड़ा रिडक्शन कराना चाहते हैं, इतना दूर नहीं बनाएंगे, थोड़ा बीच में बना लेते हैं। और इस बार जो रिड्यूस कर रहा था वो कौन था? कॉपर। इसको थोड़ा इधर बनाओ, कारण समझ में आ जाएगा, तो इधर बनाओ। ये है कॉपर, और बात कर रहे हैं एक्वस CuSO4 फिर से डाला, क्योंकि ये भी अपना काम कर ले भाई जो करना चाहता है, ठीक है। और इन दोनों को, ये दोनों कंडक्टिंग, ये मेटल से मेटल कंडक्ट करते हैं, पता है ना आपको। इन दोनों के बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब आगे बढ़े इससे पहले ये बताइए गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो एमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट। एक मिनट, एक बोलो, तुम कुछ कर।
अरे वो तो वोल्ट मीटर होता है ना। तुम क्या पढ़ लिया यार? एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट मेजर करता है, नहीं करंट डिटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इंड्यूस्ड करंट। सीधा बात मुद्दे पे आते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या है? एक शांत हो जाओ, कौन बोलना चाहता है अच्छे से समझो। हाँ बोलो। लो अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, बट एमीटर जो है लो अमाउंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा, ये चीज पहले क्लियर है, बोल तो सही रहा है। एमीटर जब लगाओगे तो वो यूजुअली करंट का मेजरमेंट बता देगा, इतने एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर में करंट मेजरमेंट के लिए ज्यादा यूज नहीं करते, वो बस ये चेक करने के लिए यूज करते करंट है कि नहीं। ऐसा हो कैसे पाता है? सर वो अरे थोड़ा फिजिक्स का सेंस कर दो यार। गैल्वेनोमीटर का जो लीस्ट काउंट है, ये टर्म जानते हो ना, लीस्ट काउंट। यस सर। गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट एमीटर से बहुत छोटा होता है। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा से छोटा कंपोनेंट जो वो मेजर कर पाए, ठीक है। हो सकता है कि लेट से गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट 0.1 एम्पियर है और एमीटर का मान लो 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर से नीचे करंट फ्लो होगा तो एमीटर को लगा कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में, लेकिन गैल्वेनोमीटर को 0.1 तक का भी डिटेक्ट कर लेगा। तो इधर क्या है? इधर तो तुम्हें पता नहीं है ना कि करंट फ्लो होगा कि नहीं हुआ, तुम तो पहली बार बना के देख रहे हो। तुम तो ये चेक करना चाहते हो करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, ये तो पता चल जाए, इसलिए क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। समझ में आया? अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा तो अपना डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दिखा के वो बता देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ, ठीक। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी आया, तो डिफ्लेक्शन कैसे आया जरा समझिए। देखिए क्या हुआ, इस सिचुएशन की बात पहले करते हैं। अंदर जो सॉल्यूशन है वो एक्वस ZnSO4 है, और ZnSO4 जो है ये सॉल्ट है, और सारा का सारा सॉल्ट 100% ब्रेक करता है पानी में, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो Zn+2 SO4 2- में ब्रेक होगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि इसके अंदर जितना Zn+2 है उतना ही SO4 2- भी होगा? ये T=0, मतलब अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही अंदर सॉल्यूशन बनाया था उस समय यही कहानी है, चलेगा? तो अगर ऐसा है तो इधर भी ऐसा लिख सकते हैं कि T=0 पे जितना कॉपर +2 है उतना ही क्या है? SO4 2-। समझ गए क्या? ठीक है, ये चलेगा। अब फिजिक्स में कहां तक पहुंचे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली क्या? ठीक है, तो ऐसे समझिए, दो कंडक्टर को अगर मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूं ना, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि दोनों ही ऑक्सीडाइज या दोनों ही रिड्यूस कर जाए। अगर एक ऑक्सीडाइज किया तो दूसरे को गारंटी है कि रिड्यूस करना ही पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होगा। सोच के देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और दूसरा बोलता है मैं भी निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, कर ले जो करना है, कुछ होगा? तो इन दोनों में एक रिलेटिव टेंडेंसी होगी कि ये वाला ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। जैसे जिंक और कॉपर में बेटर टेंडेंसी जिंक की है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कॉपर सप्रेस्ड है, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमेशा ऐसा होता है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जब आप पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उस समय ये चीजें बताई भी जाएंगी आपको। तो जब इधर इन दोनों के कंपैरिजन में बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी किसकी है? जिंक की है, ठीक है। तो अब इधर क्या हो रहा होगा जरा सोचना। अभी मेरे को लिख लेने तो भाई बहुत कुछ चेंज होगा, तब लिखना, ठीक है। अपने जो भी हथियार हैं, कलम वलम, और शांत रखिए। जिंक जो है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेगा। अब जरा देखो, ये सॉलिड जिंक अंदर सोल्यूशन में जाता है तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझो, ये जो Zn+2 है, ये Zn+2 ये निकाल रहा है इन सॉल्यूशन। क्या मतलब? जिंक जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, जरा समझो, देखो यहाँ पे जिंक है, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालता इधर और खुद कूद जाता इधर। मरने देना रे, तुम कौन सा जिंदा बचने वाले हो? नहीं हुआ तुम्हारा तो देखो, घर वाला मिल नहीं निपटा। जिंक Zn+2, ठीक है। जिंक Zn+, समझना, एक जिंक का जो एटम था वो Zn+2 बनाया। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन अभी रॉड पे है, लेकिन Zn+2 जो आयन बना वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन रॉड पे क्यों है? इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए एक मीडियम तो चाहिए होता है, कंडक्टिंग मीडियम चाहिए, और वो कंडक्टिंग मीडियम लिक्विड से ज्यादा बेटर सॉलिड में होता है। सॉलिड में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होता है, इसलिए वो सॉलिड के फॉर्म में ही उसको दिखा है। अभी आगे भी कंडक्टिंग वायर है, उसके थ्रू वो फ्लो कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इधर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ऐसा लग रहा है।
अब जैसे ही इधर तक आया, अब इधर क्या हो रहा है जरा देखो, इसके सिस्टम के अंदर कॉपर +2 होगा। अब ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि ये कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करने वाला है, पक्का बात है। अब क्या होगा, इधर का जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर +2 बोलेगा, आ रहे हैं भाई रुको, इधर जो इलेक्ट्रॉन आया ये इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होके इसके ऊपर और एक लेयर जमाना स्टार्ट कर देगा। तो इधर क्या हो रहा होगा, इधर जो कॉपर +2 ये किधर से आया है, इन सॉल्यूशन वाला कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लिया, कहां से, ये वायर के थ्रू आया इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर सॉलिड बन गया, ओवर रॉड चिपकते जा रहा है। समझ रहे हो क्या, बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब ऐसा कहना सही होगा कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये है ऑक्सीडेशन हो रहा, ये है रिडक्शन। इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल भी कह देते हैं, क्योंकि पूरा मिलकर एक शेल बनाएगा, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ शेल लेफ्ट में रखा हुआ है, कई बार इसको लेफ्ट हाफ शेल भी कह देते हैं। ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ शेल और ये हो जाएगा राइट हाफ शेल, ऐसे भी कह देंगे इसको, ठीक है। एक बात और, एनोड और कैथोड को लेके क्या क्या जानते हैं आप, किसको एनोड किसको कैथोड कहें? अच्छा नहीं है तुम्हारा। एनोड और कैथोड जो है एकदम फर्जी तरीका है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। मतलब कभी भी ये मत सोचिएगा कि पॉजिटिव, इसी चैप्टर में देखिएगा तुमको कि एक बार एनोड कभी नेगेटिव हो गया, एक बार पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव एनोड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एनोड के लिए आप एक चीज याद रखिए, एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, वेयर ऑक्सीडेशन या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस अकर्स, समझ गए। और इधर वहां पर जहां पे रिडक्शन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, एकदम सीधा सा फंडा जो हमेशा लगेगा, ये फेल नहीं होगा, ठीक है। आपको दिखते जाएगा थोड़े थोड़े टाइम में। इधर आ जाओ, क्या ऐसा लग रहा है इधर ऑक्सीडेशन हुआ है? हाँ बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना भाई। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये है एनोड हाफ शेल, ये एनोड है। बोलो छोटू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकाला, रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, देखो मजा आ गया, इधर ही माइनस हो गया। तो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो रॉड जो है जो न्यूट्रल था उधर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला अभी, और ये सर्कुलेट भी होगा, थोड़ा वेट करो। ये कॉपर +2 है, रॉड वाला इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये कैसा बन गया? तो इधर तो एनोड और कैथोड उल्टा लग रहा है जैसा तुम बता रहे थे, बट वो सब पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन मत लो। तुम तो सोचो जिधर ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिधर रिडक्शन वो कैथोड, इधर जो एनोड है वो माइनस है। समझ में आ रहा है इतनी बात? अब मान लो ऐसा हो रहा था तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जीवन में, इसके इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, ट्रांसफर हो जाएगा, वो लिया, एकदम मस्त डिफ्लेक्शन चालू। लेकिन ये जो कहानी है ये थोड़े मिनट के बाद ही डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है। तो डेनियल को तो शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक गया, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो थोड़े टाइम के लिए हुआ फिर बंद हो गया। क्या लगता है आप, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कॉपर तो खत्म नहीं होगा, जिंक खत्म हो सकता है। देख ना, जिंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। एक संभावना ये भी हो सकती है कि शायद जिंक खत्म हो गया, लेकिन मैं बात ऐसे कर रहा हूं कि जिंक खत्म नहीं हुआ है, मान लो उससे पहले ही रुक गया। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कॉपर के साथ? कॉपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कुछ तो एक लॉजिकल बात लगती है जो कह रहे हो कि जिंक शायद खत्म हो जाए, जिंक खत्म ही हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने का सोर्स ही खत्म, बट वो उससे पहले भी कहानी रुक गई है। ऐसा क्यों? जरा इसको ढंग से देखो। इस सेटअप में कुछ दिक्कत लग रही है तुमको? बचपन में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर 10th क्लास में था ना, सर्किट वर्किट पढ़ा है ना उधर? क्या ये कंप्लीटेड सर्किट है? अरे अधूरा सर्किट नहीं लग रहा है रे, उधर से निकल रहा है, इधर उधर कहां गया? ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या है ये जरा समझो। ऐसा कहना सही है ना कि समय के साथ मान लो t ग्रेटर देन 0, मतलब थोड़ा और बढ़ गया, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बड़ा ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जिंक +2 ऐड हो रहा है। तो कॉपर +2 के साथ SO4 के कंपैरिजन में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि SO4 जितना था वो तो उतना है, बट एक्स्ट्रा जिंक अंदर आते जा रहा है। समझ रहे हो भाई? हाँ। तो सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है? इधर
इधर t ग्रेटर देन 0 में क्या हो रहा है? कॉपर +2 कम हो रहा है धीरे धीरे, बोलो बे। और SO4 2 माइनस उसके सेंस में ज्यादा दिखेगा मुझे। इधर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, समझ में आया? अब क्या होगा, थोड़ा सा फ्लो किया, अंदर सॉल्यूशन में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को बोलता है इधर अट्रैक्ट करेगा ना इसको, ये उसके फ्लो की टेंडेंसी को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब इधर बात कर लेते हैं, इधर एक्स्ट्रा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसको भी रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है जो एक्स्ट्रा चार्ज सिस्टम में क्रिएट हुआ है वो सिस्टम के फ्लो के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद फ्लो रुक जाएगा। फ्लो रुकने के दो कारण, पहला कारण सर्किट कंप्लीट नहीं, दूसरा एक्सेस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाना चालू कर देता है। समझ गए बे? ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे समझा रहा हूं अच्छे समझ लेना। तो पढ़ो जाके किताब, दिमाग का दही हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना जाके मजा आएगा, तो समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी क्या है। ठीक है, इतनी बात बनाइए पहले अच्छे से, और सुनो ऐसे बनाना। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा कि इसको दूर कैसे करेंगे। उसके लिए ये सेटअप फिर से आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो मेरे पास तो यही है, मिटा के मैं बना दूंगा, तुम्हें फिर से बनाना है तो उसी हिसाब से करना। जल्दी लिखो पहले इसको, थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ना कि इस पे काम हो पाए। जल्दी जल्दी लिखो, लिखने के लिए बोला है, चिल्लाने के लिए नहीं। हाँ, जब रिपेल करेगा तो शुरू में ऐसा महसूस तो होगा कि उसके बाद ये जाना ही बंद नहीं हो जाएगा। नहीं समझे? ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ये तो इसको पकड़ के रख रहा है, पैरेलली उधर भी रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होना रहा, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तब तक हुआ, धीरे धीरे जैसे ही चार्ज ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन बीच में अब उस फोर्स से नहीं जा रहा होगा, थोड़ा बीच में अटका, और एक टाइम के बाद मूवमेंट ही रुक गई है। ऐसा नहीं कि इतना फोर्स के पीछे घुमा देगा वो। हाँ लिख सकते हैं, उधर भी कैथोड हाफ सेल लिख लेना, जैसे इधर एनोड हाफ सेल लिखा उधर कैथोड हाफ सेल लिख लेना।
जल्दी करो। हो गया? ये कौन सी अच्छी बात कर रहे हो यार, और स्पीड से लिखो। +2 ही है वो समझ लो कि ये +2 है। और इधर भी जैसे -2 ये सब खुद से करो। इसको ऐसे समझो। अच्छा ये बताओ, मतलब क्या एनोड पॉजिटिव सोच सकते हो? तुम्हारे हिसाब से जैसे सोचे, उल्टे डायरेक्शन में सोचते हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव ऐसे, और वो जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो नेगेटिव। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि जो जिंक रॉड है वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर है। जब ये बात आप समझ जाएंगे, देखो पहले न्यूट्रल जिंक था, समझ लो भाई, सबको बाद में भी डाउट आ सकता है। पहले न्यूट्रल जिंक था, तो अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं सर न्यूट्रल जिंक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो वही वाला जिंक निकाला है। लेकिन बात को समझना, इसमें से एक जिंक का मॉलिक्यूल एटम मान लो कम हुआ, वो इस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ गया और खुद कूद गया नीचे, ओवरऑल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ गया इसके ऊपर। बस ऐसे समझना, ठीक है? लिखिए इसके बारे में नीचे। अभी भी रुके, ठीक है? जल्दी लिखो भाई, टाइम थोड़ा कम है। चलो अब लिखो डी इलेक्ट्रॉन, हाँ एक पॉइंट डाल के लिखो। डी इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो, डी इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो इन अबव सेटअप, दी इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो in above setup occurs for some time, occurs for some time, and then it stops, because of following reason, पहला पॉइंट वाइज लिख लेना इस रीजन। पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इनकम्प्लीट, द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इनकम्प्लीट। The electrical circuit is incomplete.
दूसरा, ड्यू टू एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू एक्सेस पॉजिटिव चार्ज in anode compartment, due to excess positive charge in anode compartment and excess negative charge in cathode compartment, the electron experience force opposite to its direction of motion. The electron experience force opposite to its direction of motion. ठीक, ये दो दिक्कत हो रही है भाई। अब हमें ये दिक्कत दूर करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे का काम बनेगा और एक कंटिन्यूअस फ्लो जनरेट होके आएगा। मतलब लॉजिकली ये बैटरी तो तब काम करनी बंद करनी चाहिए थी जब रॉड जिंक का खत्म हो जाता, तब तक तो चले कम से कम। ठीक है, तो वो काम कैसे करेंगे? तो दो प्रॉब्लम आ रहे हैं, इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं इसी सेटअप में कुछ चेंजेस अभी करने वाला हूं। आप इसको थोड़ा अलग से लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, बट अभी लिखेंगे नहीं, अभी पहले देखेंगे। देखो, इस चीज को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा जो इन दोनों सेटअप को, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करे। ठीक है, तो एक टर्म है जिसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, बड़ा ही फेमस टर्म है और खूब क्वेश्चन भी आए हैं इस पे। सॉल्ट ब्रिज करके एक चीज है, ब्रिज नाम इसलिए दिया क्योंकि ये इसको इससे कनेक्ट करता है, जो यूज करते हैं इन दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए। अभी सॉल्ट ब्रिज क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं। लिखो तो, in order to solve above problems, in order to solve above problems, in order to solve above problems, सॉल्ट ब्रिज, SALT, सॉल्ट ब्रिज, इसको हाईलाइट कर लेना सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज वॉज यूज्ड, सॉल्ट ब्रिज वॉज यूज्ड, सॉल्ट ब्रिज वॉज यूज्ड। अब ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी एक दो जानकारी लिख लेते हैं। लिखिए, सॉल्ट ब्रिज इज an inverted, salt bridge is an inverted U-shaped, inverted U-shaped glass tube, inverted U-shaped glass tube। हाँ, वायु यू वाला यूट्यूब नहीं भाई, U-shaped ट्यूब ऐसा, inverted U-shaped glass tube which is filled with inert electrolyte like KCl, KNO3 potassium chloride, KCl, KNO3, NaNO3 etc, KNO3, NaNO3 etc समझते हैं ना? एक बच्चे के कॉपी मैंने देखा, उसने लिखा ETC, ETTICY। तो इतने बुद्धिजीवी लोग पता नहीं कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ये एक इन्वर्टेड ग्लास का यू ट्यूब है, ऐसा कुछ यू शेप ट्यूब है। इसके अंदर एक चीज भरी गई है जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात को समझना, अभी कुछ लिखो मत, समझो पहले।
मान लो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर मान लो मैंने डाल रखा है KNO3। अच्छा, KNO3 जो है ये अल्कली मेटल के सॉल्ट यूजुअली सॉलिड होते हैं, ठीक है। मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है कि जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा था और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा था, इसकी कहानी किसी तरह से न्यूट्रलाइज की जाए, तभी तो काम बनेगा आगे, समझ रहे हो? तो हम जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखो इधर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए जो NO3 माइनस है वो इधर मूव कर जाए और ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपके और उसको न्यूट्रलाइज करे, और K प्लस जो है वो इधर मूव कर जाए और इसके साथ चिपके और इसको न्यूट्रलाइज करे। लॉजिक ये है, ठीक है। अब इनके मूवमेंट के लिए इनको पहले लिक्विड टाइप के फॉर्म में हो कि आयंस फ्री हो तभी तो मूव करेंगे। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसको एक सेमी लिक्विड या लिक्विड टाइप के स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ अलगी टाइप के अरेंजमेंट में मिक्स करते हैं। लिखिए अगला पॉइंट। The inert electrolyte is mixed with अगर ये एक अलगी का नाम है AgAr, अगर दो बार अगर, हाँ, AgAr अगर और जिलेटिन GELATIN और जिलेटिन to make it in paste form, ब्रैकेट में लिख लेना सेमी लिक्विड फॉर्म, टू मेक इट इन पेस्ट फॉर्म विद इन ब्रैकेट सेमी लिक्विड फॉर्म। ठीक, तो ताकि ये मूव कर सके। अब एक बार जेईई मेन ने ऐसा क्वेश्चन ही पूछा था, देखो वो अभी समझा देता हूं। ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसमें ये जो कहानी है इसको आउटर सर्किट बोलते हैं, और आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इसको इनर सर्किट भी कहते हैं। और इनर सर्किट में देखोगे तो इधर आयंस का फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो? देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी आपने जितना पढ़ा है उसमें ऐसा ही लगता है आपको कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उल्टे डायरेक्शन में करंट हो गया। करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हो ऐसा जरूरी नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन है तो फ्लो कर जाता है, बट ऐसे आयनिक सॉल्यूशन की बात करें जिसके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयंस है, जैसे 3 डिट तो देखा ही तुम लोगों ने, उधर बोलता है ना सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उधर जो हुआ था उस पे फोकस मत करो, क्यों हुआ था इस पे फोकस करते। उधर जो सॉल्ट वाटर अगर तुम बनाते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, उनके आयंस रहते हैं जो मूव करते हैं, ठीक है। तो इधर आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन के फ्लो। ये पूछ दिया था जेईई मेन ने ऐसा, ठीक है। तो ये आप बना के उसमें लिख लेना, बट अभी लिख लो भाई, लिख लो, तुम कर रहोगे बात, लिखो जल्दी से। ये ऊपर इनर आउटर सर्किट आयन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो लिख दो तो जरा, उसी में जो डायग्राम बनाया। अच्छा ये नहीं रुको, मैंने अलग डायग्राम के लिए बोला ना, तब रुक जाओ भाई, रुक जाओ अलग। अबे ऐसे जैसे पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हारा स्टॉप हो गया, एक बार हाथ क्या उठा लिया ऐसे लग रहा है पता नहीं कहां से दर्द हो गया शरीर में। अजीब किस्म के इंसान है तुम, ठीक है, इंसान नहीं है वो भी हो सकता है। तो इनर और आउटर सर्किट समझ में आया? अब सुनो एक बात और समझो पहले। इधर एक बात और होती है, ये जो पार्ट होता है, ये जो ओपनिंग होती है, इसको कॉटन प्लग से बंद करके रखते हैं, मतलब कॉटन प्लग लगा के। कॉटन प्लग कुछ नहीं है, रुई डाल दिया इसके अंदर, ये इसीलिए कि ऐसा ना हो कि इसका लिक्विड इससे फ्लो हो जाए। आप बोलेंगे सर ऐसे बंद कर दिया तो ये वाला आयन, हाँ चला जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा आयन ट्रांसफर हो जाते हैं। विश्वास नहीं होता तो गीला कपड़ा लेना, उसमें तार बांधना, वो सेट देना, बहुत मजा आएगा। तो ट्रांसफर हो गया आयन, तभी तो तुम्हारे शरीर तक जो मजा आया है वो ऐसी तो आया, तो वो लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लिक्विड इंटरमिक्स ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, हमने KNO3 का इस्तेमाल क्यों किया, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर जो चीज यूज करते हैं वो कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कितना समय बचा है? 5 मिनट हो गया, 3 मिनट चला ही जा नहीं हो पाएगा। एक बात लिख लो, सिर्फ ये ऐसे लिख लो, ऊपर लिख लो एक बात,
अलग पॉइंट लिख लो, इस पे नहीं, मतलब अलग पॉइंट। इसके बाद ये पॉइंट लिखेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले पॉइंट लिख लो। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, there are certain specific characteristics of electrolyte which must be fulfilled in order to be used in salt bridge। ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन पे बात हम करेंगे। अभी के लिए तो आप ये डायग्राम जब बनाएंगे, सुन ले भाई, सुन ले, ये फिर से नीचे वाला कहानी लिखने का जरूरत नहीं है। आप बस रॉड बनाइए और इधर माइनस इधर प्लस दिखा दीजिए, ये बीच वाला दिखा दीजिए, आउटर इनर सर्किट वाली कहानी लिख लीजिए, ठीक है। बाकी चीज तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। दिखा दीजिए कि यही चीज है सॉल्ट ब्रिज। बनाइए बनाइए। और सुनो, ये करने के बाद एनसीईआरटी के अंदर ये कहानी लिखी हुई है, तो थोड़ा अगले क्लास में पढ़ के आना। हाँ कोई नहीं, उसको अगले क्लास से फिर लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम बना लो डायग्राम, और अगले क्लास में आने से पहले TYQ बना लेना पूरा, वही जेईई मेन एडवांस वाला सब, समझ गए। तो बस जा रहा है क्या, हो गया? अच्छा तो रुक जा 2 मिनट। जितना किया उतना तो क्लियर हो गया ना कि क्या हो रहा है इसके अंदर, हाँ? सैटरडे को ला देना, सैटरडे को ला देना किया उसने, बट ये चीज डाइजेस्ट होने में या फिर आईटी को मानने में